जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का हम लोग फुल क्वेश्चन करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी से मिलाते जाइएगा, जो एनसीईआरटी का आप मिलाते जाइए, एक भी प्रश्न को नहीं, उसमें का एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो एनसीईआरटी का प्रश्न को हम इस क्लास में हल कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है, उसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखिए। तो देखिए, हम लोग ठोस अवस्था, इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वर्गीकरण जो होगा उस दोनों का, जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हुआ, तो इन दोनों का डिफिनीशन, इसके बाद इन दोनों के क्या लक्षण है, और उसके बाद जो इनका उपयोग कहाँ होता है, और तीसरी बात जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, इन सभी का, या कांच है, ये सब वास्तविक ठोस नहीं है, ये ठोस है ही नहीं। ये मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आपने कभी देखा होगा कि जो बाल होता है या कोई भी रबड़ का चीज होता है, आप उसको ठोस बोलते हैं, या कांच है उसको आप ठोस बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ठोस नहीं है, या प्लास्टिक है या वास्तव में ठोस नहीं है। मैं आपको वीडियो के पूरा आप देखिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो और इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का अंतर पढ़ेंगे, और ठोस अवस्था। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग, पहला स्टेट है चैप्टर का नाम ठोस अवस्था। तो इसको हम लोग, इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो देखिए, ठोस अवस्था से लग रहा है कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिया डिफिनीशन कि ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन, ठोस अवस्था क्या डिफिनीशन लिखा हुआ है। तो पदार्थ की अवस्था जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। पदार्थ की अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे में पत्थर, ईंट इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, लोहा, आयरन, सब क्या है, ये ठोस अवस्था है। लेकिन आप इसका, अब लग रहा है कि आप इसके ठोस अवस्था की गुण लक्षण क्या है इसके, माने तो पढ़े जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसका भी क्या है, आकार और आयतन निश्चित है। क्या ये भी ठोस है, या वास्तव में ठोस नहीं, लेकिन इसका ठोस में गिनती होगा, या बस दावा करता है। घबराइएगा मत कि पागल कहेंगे कि पागल पढ़ा रहा है का, ये वास्तव में ठोस नहीं है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करा दूंगा। अब देखिए, जो आपने पिछले कक्षाओं में 11th में पढ़ा होगा कि जो ठोस अवस्था होगा, जैसे मैंने ठोस अवस्था का डिफिनीशन बताया, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसका आकार तो निश्चित होता है, और द्रव्यमान और आकार ये भी दोनों निश्चित होता है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनमें असंपीड्य होते हैं। जो ये होगा ठोस अवस्था, ये क्या होगा, असंपीड्य होगा। असंपीड्य का मतलब कि जैसे ये गोला है, इसके चारों कोण बड़े हुए एकदम, इसको आप दाबेंगे, इस पर दाब लगाएंगे तो दबेगा नहीं, ये अपन आयतन को चेंज ही नहीं करेगा। जैसे मैं, यही मार्कर है, इसको खूब कस के दाबूं तो ये क्या, यह दबेगा नहीं, दबेगा। तो यह क्या है, यह एक असंपीड्य होते हैं, क्या, ठोस अवस्था। ये आपने पढ़ा होगा। और आप पढ़ोगे कि जो इनके अणु होंगे, कण, ये परमाणु बहुत पास पास होते होंगे। तो जैसे पास पास, आपको हर चीज का एक एक पॉइंट को मैं एनसीईआरटी का क्लियर कराऊंगा, घबराइएगा मत। देखिए, वो अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो। लेकिन यह किसकी अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होंगे, इनके अणु बहुत पास पास होंगे, और गैस के क्या होंगे, अधिक अधिक। ये सब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। तो फिर क्यों इसमें दिया इस चैप्टर में, इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। आप कहेंगे ठोस, द्रव, पदार्थ किसे कहते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आप घबराइएगा मत, ये चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत टीचरों को, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं। आप मानिए या मत मानिए, नहीं तो आप कोचिंग पढ़ते होंगे। कितने लोग को मैं देखता हूँ, अपने साथियों को या खुद मैं, इस चैप्टर को नहीं लगा पाते, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो इस चैप्टर को मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट को हल कराऊंगा। देखिए, तो ये आपने पढ़ा, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, दिल से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल से पेपर में पूछता है। तो जो इसके कण होंगे, क्या होंगे, अधिक पास पास होंगे, और इनके अंतराणु का आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा, प्रबल होगा। इनके अंतराणु का आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल। अंतराणु का आकर्षण बल, ये शब्द सुना लग रहा है। तो देखिए, अंतराणु का आकर्षण बल का मतलब कि जो इनके साथ बंध बनेगा, यह प्रबल होगा, अर्थात ये अपने एक साथ जुटे रहेंगे, एकदम एक साथ बंधे रहेंगे, एक साथ। जैसे कैसे मार्कर इस पर क्या क्यों चल रहा है, इसके छोटे छोटे कण इस पर क्या कर रहे हैं, जाके चिपक जा रहा है। मैंने
क्या उसमें पढ़ाया था पृष्ठ तनाव में कि उसमें मार्कर चिपकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए यह क्या होंगे, इसमें इनके अंतराणु का आकर्षण बल क्या होंगे, मजबूत होंगे इनके। और एक बात, इनमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होंगे क्या होंगे, बहुत पास पास। एक अंतराणुविक जो इनके अणु होंगे एक अंतराणुविक प्रबल बल के साथ जुड़े रहते हैं, ये भी आप बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए आगे अब हम लोग चलते हैं इसका ठोस अवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए ठोस अवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो देखिए जो ठोस अवस्था इसका वर्गीकरण किया गया, इसको विभाजित किया गया। तो देखिए कैसे विभाजित किया गया, तो सबसे पहले इनको कोणों के विन्यास के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया। कोणों के विन्यास के आधार पर अर्थात इनमें दीर्घपरास और लघुपरास होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घपरास और लघुपरास। इनको कोणों के विन्यास के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इंग्लिश में क्रिस्टलीय को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय को बोलते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दोनों का अंग्रेजी हो गया। और देखिए आगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस है और या अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय को बोलते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वे पदार्थ जिसके कण या वे तत्व जिसके कण एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये मार्कर है एक निश्चित क्रम में, इसके बाद काला, इसके बाद नीला, इसके बाद लाल, ऐसे ऐसे निश्चित क्रम में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। जैसे वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, कहते हैं। और आपको इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित। तो देखिए अभी मैं इसके पहले लक्षण को बता दूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि कोणों के विन्यास के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार। कोणों के विन्यास का मतलब लघुपरास और एक लघुपरास होता है, एक प्रबल परास होता है। तो देखिए लघुपरास और एक दीर्घपरास होता है, सॉरी, एक लघुपरास होता है, एक दीर्घपरास होता है। तो लघुपरास का मतलब देखिए दीर्घपरास, लघुपरास और दीर्घपरास। तो लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, बहुत ही क्या हूँ, छोटा हूँ। और दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब कि आप देखिए लघुपरास जिसमें एक कण क्या होंगे, बहुत अधिक पास पास होंगे, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घपरास। मतलब कि इनके अणु क्या होंगे, बहुत पास पास। लघुपरास मतलब कि बहुत दूर दूर होंगे, कुछ बहुत इतना अधिक नहीं, कुछ मिलेगा इन्हीं के साथ, इतना अधिक पर दूर नहीं, क्योंकि वो भी एक क्या है, ठोस है। ये क्या है, लघुपरास है, ये क्या है, दीर्घपरास है। अर्थात कोणों के दूरी के आधार पर इनको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, तो उसको कहते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। और देखिए अब मैंने इसको आपको परिभाषा बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या, आप कैसे पहचानेंगे क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण को मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आप इतना बात को समझ गए तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग देखिए क्रिस्टलीय को देखते हैं, क्रिस्टलीय क्या है। तो देखिए क्रिस्टलीय का हमने आपको परिभाषा बताया था, इसका अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। वे पदार्थ जिनके कण एक सुव्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इतना आपको मैंने पीछे बताया। अब देखिए इन क्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या है, अर्थात जो अक्रिस्टलीय था, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, पहले हम लोग क्रिस्टलीय को पढ़ लें, उसके बाद अक्रिस्टलीय को पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर पढ़ेंगे, तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके गुण क्या है, इसकी देखिए इसकी आकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसकी आकृति निश्चित होती है। इसका आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है, तो क्या है, अब ये वास्तविक ठोस में मान लीजिए यह सोडियम है, क्या है, सोडियम है। सोडियम में इसका आकृति क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे ये बना है,
इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि इसका आकृति क्या होगा, निश्चित होगा। उसके बाद व्यवस्था कोणों की, इनकी कोणों की व्यवस्था कैसे होती है, जैसे हमने ठोस संरचना पढ़ा कि उनका कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इनकी जो क्रिस्टलीय ठोस है इनके कोणों की व्यवस्था कैसा होता है, तो इनके कोणों की व्यवस्था को आप दीर्घपरासी होते हैं। क्या होते हैं, यह दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब देखिए, जिसके कोण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। दीर्घपरासी का मतलब कि जिसके कोण क्या हो, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। जैसे आप एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, आप एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा तो देखिएगा आपको ये क्या करेंगे मिलेगा इसमें। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के जो कोण हो गए एक निश्चित क्रम में, देखिए यहाँ से ये क्या है, निश्चित क्रम में। मैंने थोड़ा ऐसे बनाया, आप बनाएंगे तो एक निश्चित क्रम में क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। यही आप अक्रिस्टलीय में देखेंगे, अक्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कोण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, जैसे ऐसे रहेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। तो एक निश्चित क्रम में उनमें क्या होंगे, व्यवस्थित नहीं रहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि इनके कोण क्या होंगे, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। और दीर्घपरासी का मतलब भी होता है कि एक निश्चित क्रम में क्या होना, व्यवस्थित होना। आगे देखते हैं, देखिए गणनांक एवं क्वथनांक, इसका गणनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा उसका गणनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होगा। देखिए आप इस बात को आप डिनोट करिएगा। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आप कॉपी कलम उठा लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्या होता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसके जो गणनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, आपको अक्रिस्टलीय इसका गणनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं है, इसका गणनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं, इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग को खोल कर बैठ जाइए, दिमाग को मत खोलिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, काफी कलम उठा लीजिए। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस है इसके गणनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन है, एक रबड़ है, ये दो चीज है। तो दोनों चीजों को डिनोट कीजिए। इसका जो गणनांक होगा लोहा का, इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिग्री सेल्सियस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको एक बार डिनोट करना चाहिए कि इनका जो होगा गणनांक और क्वथनांक निश्चित होगा, लेकिन इनका नहीं होगा। घबराइए मत, कैसे मैं कह रहा हूँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा पूरा। आप देखिए जो इसका गणनांक होगा, जब आप लोहा को हीट करना स्टार्ट करेंगे, जब उष्मा देना चालू करेंगे, जैसे मान लीजिए लोहा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से इसको आपने आंच देना स्टार्ट कर दिया, तो यह तब तक नहीं गलेगा जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस पूर्ण ना हो जाए। क्या हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पूर्ण हो जाए। तो और देखिए जो अक्रिस्टलीय होगा, ये अक्रिस्टलीय है या क्रिस्टलीय है, इस बात को आप ध्यान और पूरा देखिए, ध्यान से एकदम दिल लगा के समझिए। जो क्रिस्टलीय होगा या 100 डिग्री का सेल्सियस है तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गलेगा। मानक में मान रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे गलता नहीं है, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ गलने का। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर गल रहा है तो यह 100 डिग्री पर ही जाकर यह क्या बनेगा, जल बनेगा या वाष्प बनेगा। और देखिए अगर आप रबड़ को 100 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आप उष्मा इसको देना स्टार्ट कर, नहीं दिख रहा होगा, आप मान लीजिए आप इसको उष्मा देना, यहाँ से किप से उष्मा देना स्टार्ट कर दिए, ये वाल है। तो यह 100 डिग्री सेल्सियस इसका है, तो जब 50 डिग्री जाएगा, 30 से 50 जाएगा, तो यह धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ, देखिए आप अगर आप इसको जलाते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे देखेंगे तो इधर से बल जे इस पर लगाएंगे अपना गलना स्टार्ट हो जाएगा। या प्लास्टिक को ले लीजिए, उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वो क्या होगा, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको गलाना स्टार्ट किए तो 50 डिग्री जाएगा ना, बाल जो बाल होता है फेंकने वाला, प्लास्टिक का या कुछ चीज का बना होता है, उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो जो बाल होता है 50 डिग्री पर थोड़ा नरम हो जाएगा, लबलबा हो जाएगा। उसके बाद जब 60 डिग्री जाएगा, जब 60 डिग्री जाएगा, 50 से जब 60 डिग्री जाएगा तो और थोड़ा लबलबा हो जाएगा। और जब 50 से 60 से जब 70 जाएगा तो धीरे धीरे चूना स्टार्ट हो जाएगा, द्रव बन के वो
पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा जब 70 पर जाएगा तो, और 80% क्या हो जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा। उसके बाद जब 100 पर जाएगा तो क्या होगा, वो पूरा द्रव बन के वाष्प या वाष्प में परिवर्तन हो जाए। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो क्रिस्टलीय में, तो लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतने पर ही द्रव बनेगा, नहीं तो वो ठोस अवस्था में भले ही लाल हो जाए। लाल से मतलब नहीं लोहा को आप दिखाना स्टार्ट कर दे वो लाल हो जाए, उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि यह कब द्रव बनेगा, कब वाष्प बनेगा। क्वथनांक और गलनांक का मतलब ही क्या होता है, तो इसमें यह कंडीशन है। तो क्या होगा कि जब इसको आप 100 डिग्री ले जाएंगे तभी यह क्या बनेगा, द्रव बनेगा, नहीं तो यह नहीं बनेगा। आप 90 पर ले जाएंगे तो अभी भी 99 पॉइंट पर ले जाएंगे तो अभी भी यह द्रव नहीं बनेगा, एकदम लाल हो जाएगा लेकिन द्रव नहीं बनेगा। अगर 99 डिग्री पर द्रव बनकर वाष्पशील भी हो सकता है, कुछ तो चले जाएंगे, लेकिन इसमें का एक भी कण नहीं जाएगा। आप यह डिनोट कर लीजिएगा, इसका मतलब क्वथनांक और गलनांक। और शीतलन वक्र होता है, अर्थात कि आप शीशों को अगर गलाना, शीतलन वक्र का मतलब मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा ताकि शीतलन वक्र के बारे में बताऊं। ये शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप अगर पुरानी बिल्डिंगों में देखेंगे पहले की जमाना की, या आज से 80 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, या आज भी देखेंगे तो जो शीशे की खिड़की होगा ना, शीशे का शीतलन वक्र सतत। इसका मतलब देखिए जो पुरानी बिल्डिंग होगा 80 वर्ष पुरानी, उसमें जो शीशे का जो खिड़की लगा होगा, उसको आप शीशे को एक बात को डिनोट करिए, मेरा बताया और नॉलेज है। तो देखिए मेरे सर का बताया, मुझे तो भी कोई ज्ञान दिया होगा। तो देखिए तो जो शीतलन वक्र होगा, आप इस खिड़की बना है, इसमें एक कांच है, ए बी कांच है, ए बी कांच है, ए बी कांच है। तो आप डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो नीचे होगा, यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा। क्या होगा, आप इसको ऐसे टच देख कर नहीं बता सकते, देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे उसको टच करेंगे ना तो देखेंगे तो नीचे मोटा होगा, अर्थात ये धीरे धीरे बहता है। शीतलन वक्र का मतलब ही क्या होता है, धीरे धीरे बहना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दही क्या होता है, अब यहाँ पे दही रख देंगे तो इतना तेज से नहीं बहेगा जितना तेज पानी बहेगा। कोई भी चीज कैसे बहता है, क्योंकि उसके अणु क्या करेंगे, गति करेंगे। लेकिन इसके जो शीतलन वक्र होगा वह क्रिस्टलीय के, वह क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे मोटा हो जाएगा। तो देखिए मार्कर है ना, इसको आप 100 22 80 22 ऐसे रख दीजिए, ये आने कभी ना कभी या नीचे मोटा होगा, पक्का होगा। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बताइए क्रिस्टलीय आपको कोई नहीं बताएगा एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ पाएंगे सतत। इसका मतलब यही होता है पुरानी बिल्डिंगों में, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछ दे कि खिड़की का, जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, जो खिड़की होता है ऊपर से नीचे क्यों मोटा होता है, क्योंकि उसमें सतत वक्र होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, शीतलन वक्र सतत होता है और सतत होता है। ये बात आप डिनोट कर लिए। आपको मैं बता, आप अपने घर की बिल्डिंगों में भी देख अनुभव पाएंगे। ऐसे उसको टच करिएगा, बहुत थोड़ा सा उसमें देखेंगे ना तो नीचे मोटा रहेगा, ऊपर पतला हो जाएगा। लेकिन जिस समय वो बनता है एकदम बराबर बनता है, इधर 3 सेंटीमीटर तो इधर भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन जब नीचे आएगा ना तो यहाँ पे 3.2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। आप अपने घर के, जिसके घर में शीशा होंगे या शीशो पर भी आप देख सकते हैं, तो नीचे क्या हुआ कि मोटा होगा, जो इसका ऐना हुआ और नीचे क्या हुआ, मोटा होगा। तो आप इतनी बातों को समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए विदलन गुण, विदलन का मतलब क्या होता है, लग रहा है सुना तो आपने क्लास 11th में पढ़ा कि विदलन का मतलब होता है काटना। बोला बता काट दी। देखिए तो देखिए विदलन का मतलब होता है क्या, कि काटना। जैसे मैं अगर एक बॉल ले लूं, मैं इसको मिटा दूं, बॉल, एक बॉल है और यहाँ पर मैं एक ठोस ले लूं, ये मान लीजिए एक छड़ है, लोहे का क्या है, छड़ है। तो मैं अगर इसको काटूं, आरी देखते हैं हेक्सा ब्लेड से, मान लीजिए मैं अगर इसको हेक्सा ब्लेड से काटना ऐसा स्टार्ट करूं, तो ऐसे में काटूंगा ना इसको, तो यह कटेगा, लेकिन कभी बराबर नहीं कटेगा, समतल नहीं बनेगा। अगर आप इसको काटेंगे ना तो जिस दिशा में काटेंगे उसी दिशा में कटते चला आएगा। लकड़ी को ही आप ऐसे जो काटते हैं लकड़ी लोहा, तो आप उसको देखेंगे ना तो ऐसे काटेंगे ना तो एकदम सीधा कितना मुलायम रहता है। लेकिन अगर आप बाल को काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा। या आप प्लास्टिक, आप अपने घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आप एक प्लास्टिक का, किसी पेप्सी का, स्प्राइट का कोई बोतल लीजिएगा, उसको काटिएगा,
फॉसूल होगा ना घर में, मम्मी से कहिए कि मम्मी थोड़ा इसको काटो, देखिएगा वो कभी बराबर कटेगा नहीं, कभी बराबर कटेगा नहीं। इसी को कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? इसी को विदलन कहते हैं। और उसी को छड़ को काटिएगा। आप फॉसूल से काटेंगे तो छड़ कटाएगा? कभी नहीं कटाएगा, अकबर का खिचड़ी बन जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा कि जो इसको अगर आप काटेंगे तो इसमें भी देखेंगे छड़ में कि यह थोड़ा मुलायम कटेगा। वहां पे आप कहेंगे कि मुलायम नहीं कटता है, तो वो बार बार मिस्त्री उसको क्या करता है ना, उठा लेता है। अगर एक ही बार एक ही जगह पर काटे ना तो एकदम सीधा कटेगा, लेकिन आप बॉल में काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप इतनी बातों को समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। क्या किसी कहते हैं दैशिकता, अर्थात कि जो विषम दैशिक प्राकृतिक होते हैं। अर्थात विषम दैशिक प्राकृतिक का मतलब ये साला सुना सुना नहीं लग रहा है। तो इस भैया देखिए, विषम दैशिकता का मतलब कि विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक कुछ बहुत ही गुण ऐसे होते हैं ना जो समान नहीं होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जो ग्रीक भाषा है, यह एनसीईआरटी टॉपिक है, बार बार पूछता है कि अक्रिस्टलीय ठोस का किस देश से उत्पन्न। तो ग्रीक शब्द के अमरफोस से मिलकर बना। देखिए अमरफोस उत्पन्न हुआ है। इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अमरफोस से हुआ है। इसका उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा से इसका अमरफोस से उत्पन्न हुआ, जिसका ग्रीक, इसका अर्थ क्या है? जिसकी आकृति न होना। क्या इसका कोई आकृति न होना, या जिसका कोई आकृति न हो। अमरफोस का अर्थ है जिसका कोई आकृति न हो। यह समाकृति होती है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं होता है। यह आप बात समझिए। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। वे ठोस जिसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, इसको क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गए। और देखिए जो एक मैंने बताया कि असमाकृति होते हैं, अर्थात इनके जो अणु होंगे इनके कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो आगे देखिए इसका आकार क्या होगा। असमाकृति मैंने बताया कि इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होते। और देखिए इनकी व्यवस्था कैसी होगी। जैसे मैंने बताया कि इनकी व्यवस्था, जैसे कुछ समय तक, जैसे मैं आपको ऊपर चित्र दोनों का दिख रहा होगा, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का, तो इनमें जो कोणों की व्यवस्था होगी ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोणों की व्यवस्था है, कुछ दर तक तो यह एक समान होगी, लेकिन फिर नहीं होगी। जैसे यहाँ तक देखिए, आप यहाँ पर कुछ समान पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब देखिए इसमें ये नीचे से हो गया, यहाँ से फिर ये ऊपर से, तो नहीं मिलेगा। तो इनमें जो आकृति इनका व्यवस्था होगा एक निश्चित क्रम में नहीं होगा। आक्रिस्टलीय में क्या था? तो उसमें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित था। कोणों की व्यवस्था क्या था? एक निश्चित क्रम में थी। उसमें ऐसे में क्या है? निश्चित क्रम में नहीं है। और गणना इनका मैंने उसी वीडियो में बताया कि इनका गणना क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था, ये मान लीजिए मार्कर के लीजिए आप, या पेन को ले लीजिए। मैं बचपन में था ना, तो ठंडी के दिन में ना कलम की स्याही जब खत्म हो जाती थी, उसको ना आगे बार का उसमें ऐसे फुल्का फुलाता था। तो ऐसे वो क्या था, उसका टेम्परेचर तो सही था, 100 डिग्री सेल्सियस पकड़ेगा, लेकिन वो पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होगा? गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल था, तो इसका क्या होगा? गलना को कथनांक निश्चित नहीं होगा। यह शीतलन, इसका शीतलन है, ये भी इसका क्या होता है? निश्चित नहीं होता। देखिए शीतलन को मैं अभी अच्छे से बताऊंगा थोड़ा। ये इसमें एक एनसीईआरटी ने एक टॉपिक रखा है। तो देखिए आगे देखिए, थोड़ा इस साइड भी हो जाए। तो देखिए दैशिकता यांत्रिक शक्ति और विद्युत चालन। जो इसकी दैशिकता, उसमें दैशिकता क्या थी? तो उसमें दैशिकता थी कि उस विद्युत प्रतिरोध और अपवर्तन क्या था, वो हर दिशा में क्या था? समान नहीं था। इसमें क्या होगा ना कि ये समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? समदैशिक। वो क्या होता था? विषमदैशिक होता। तो ये समदैशिक मतलब कि जो कहीं भी ना आप देखेंगे ना, इसका यांत्रिक शक्ति तो समान होगा, इसके विद्युत चालकता भी समान होगा, इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? समान होगा। अपवर्तनांक को मैंने बताया कि जब प्रकाश किरण गुजरती है, तो अब मैं इसको विद्युत शक्ति के बारे में या यांत्रिक शक्ति के आगे चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अब विदलन का मतलब मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे प्लास्टिक को अगर आप काटेंगे तो सीधे नहीं कटेगा। मैं ना
कल क्या करता, पानी भरा रहा था तो पाइप बीच में से फट गया था, तो मैंने सोचा कि उसको काट को निकाल दूं, तो वहाँ पे कुछ था नहीं काटने वाला, तो मैंने जो फरसा होता है ना उसी से काटा। तो ऐसे जब मैंने काटा ना तो सरक कर मेरे पैर पर लग गया। देखिए यहाँ पे कट उठ नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कट गया था। तो मैं दिखा नहीं सकता, तो देखिए वो कट गया था। तो क्या हुआ कि वो सीधा कभी कटेगा नहीं, और वो किसले तो क्या हुआ सीधा कटेगा। जैसे लकड़ी को आप सीधा काटेंगे ना एकदम सीधा कटेगा, और सोडियम क्लोराइड काटेंगे सीधा कटेगा, जिंक सल्फाइड काटेंगे सीधा कटेगा, और हीरा को भी काटेंगे तो क्या करेंगे एकदम सीधा कटेगा। तो इतना बात समझ में थोड़ा गड़बड़ा गया, हीरा को भी काटेंगे ना तो सीधा कटेगा। और देखिए शीतलन, देखिए बेलन हो गया ना, इतना बात आप समझ गए, नहीं समझ गए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे बोलो। देखिए थोड़ा टाइम बहुत काफी हो गया, इसलिए शीतलन इसमें आभासीय ठोस और अति शीतल द्रव कहते हैं। जो इसका शीतलन होगा आभासीय होगा, और अति शीतल द्रव इसका मतलब, और आभासीय ठोस का मतलब यह सिर्फ दावा करता है कि मैं ठोस हूं। क्या करता, दावा करता। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरा 56 इंच का सीना है, क्या यह वास्तव में आपका 56 इंच का सीना है? वास्तव में 56 इंच का सीना नहीं है। तो ये भी अपना दावा करता है कि मैं ठोस हूं, लेकिन ठोस क्या है, नहीं है। ठोस कौन है वास्तव में क्रिस्टल ही क्या है, ठोस है। सही बात आप समझ गए, तो आगे देखिए। तो आभासीय ठोस मतलब कि यह ठोस नहीं है। आभासीय जैसे आपने पढ़ा था प्रकाश में कि आभासीय जो चित्र बनेगा उसको छोड़ी बात। अति शीतल द्रव इसका मतलब, अति शीतल का मतलब कि धीरे बहुत करोड़ों वर्ष के बाद तनी सुबाना। जब मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ ना 10 वर्ष हो गया, तो इतना घुस का दिख रहा है, देखने में तो नहीं महसूस हो रहा है कि मैंने घुसका थोड़ा भी स्थान पर। तो अति शीतल का मतलब थोड़ा सा द्रव जो हुआ बहा, बहुत धीरे से बहा, बहुत धीरे धीरे बहता है, उसी को कहते हैं अति से। शांता द्रव इसको क्या कहते हैं, इसमें शांता द्रव होता है, इसका बेमतलब होगा कि वह धीरे धीरे क्या होगा, बहना। तो इतना आप समझ गए, तो यह काफी हो गया, और वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को दूसरे पार्ट में भेजूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाए। जब मैं मोबाइल से एडिट करता हूँ ना, मोबाइल हैंग करने लगते, मेरे पास कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, इसके लिए सॉरी। और आप घबराइएगा मत, मैं एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा, और मेरी प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको हल करूंगा। और मैं आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी का वीडियो भेजने का कोशिश करूंगा। और आप वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इस गर्मी में इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसका एक कमेंट मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि मुझको अभी कुछ मिला नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और इसको ये बार बार पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। अमर पोष यह जो अकिस्टलीय किस भाषा से मिलकर बना था, ग्रीक देश के ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। तो आप ना समझ गए, अब इसका क्रिस्टलीय अकिस्टलीय का अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।